नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है अपसोर है। क्या है अपसोर? एक हमारे को देखना अपसोर क्या चीज है। जब पृथ्वी चंद्रमा के निकटतम दूरी पर है, जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर हो, जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, या जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। क्या मतलब है इसका? नजदीक दूरी, अधिकतम दूरी, क्या मतलब है इसका? देखो बड़े ध्यान समझना। पहले इसको एक इमेज से देखते हैं हम। देखो अपने पास ये क्या है? इमेज है। ये अपने पास क्या है? ये सन है। क्या बोला मैंने? ये सन है। और ये क्या अपने पास? ये अर्थ है। एक बार अपने जो अर्थ है ना, ये सूर्य के नजदीक होती है। क्या बोलते हैं? सूर्य के नजदीक होती है। और एक बार सूर्य से क्या होती है? अधिकतम दूरी पर होती है। ये अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जिसके कारण क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और एक गति लगाते हैं इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण गति, जिसके कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अगर हम इसको अधिकतम दूरी पर रखे हैं, मतलब अगर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रखी जाती है, इसको बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं इसको? अपसोर बोलते हैं। याद रख लेना, अपसोर। अगर ये इसकी निम्नतम दूरी पे है, मतलब बिल्कुल कम दूरी पे है, इसको बोलते हैं उपसोर। उपसोर यानी अप में और उप में आपको फर्क समझ में आ गया। ये स्थिति बनती है, अपसोर की स्थिति बनती है 4 अप्रैल की। क्या बनती है? ये 4 अप्रैल की स्थिति बनती है। और ये उपसोर वाली कब बनती है? ये बनती है 3 जनवरी के दिन पे, 3 जनवरी का टाइम। उम्मीद करता हूं समझ आए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपसोर का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा का तो कोई रोड़ा ही नहीं है यहाँ पे, चंद्रमा का दोनों तरीके से। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक निकटतम, निकटतम का मतलब उपसोर, अधिकतम का मतलब अपसोर। ये स्थिति कहलाती है अपसोर। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट अपने पास, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता, मतलब जब उसको त्याग पत्र देना पड़ता है ना, तो किसको देता है? ये देता उपाध्यक्ष को। क्या बोलेंगे? उपाध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति को नहीं जी, भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता। याद रख लेना। क्या बोलेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है। जो तटीय मैदान होते हैं ना, जैसे हमने मान लिया मैप, तट तो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है। ये अपने पास क्या है? यहाँ पे अपने पास अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे, इस तट को कुछ कहते हैं, इस तट को कुछ नाम देते हैं, इस तट का कुछ अलग नाम होता है, इसका कुछ अलग होता है। इसका तो एक मैप के जरिए देखते हैं। मैंने एक मैप ले रखा है, देखो ये भारत हो गई। यहाँ पे मैंने नोट, ये साउथ का क्षेत्र माना, ये नीचे नीचे हुआ, ये रहा तटीय क्षेत्र। अगर हम बात करते ना यहाँ बंगाली खाड़ी की, बे ऑफ बंगाल, क्या बोला मैंने इसको? बे ऑफ बंगाल बोला, बे ऑफ बंगाल। ये रहा अपने पास। अगर हम यहाँ पे बात करते ना इस साइड पे, ये रहा, इसको बोलते हैं नर्दन सरकार। क्या बोलते हैं इसको? नर्दन सरकार, मतलब उत्तरी सरकार। इस तट को क्या बोलते हैं? नर्दन सरकार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरोमंडलम। क्या बोलेंगे इसको? इस जगह को बोलते हैं कोरोमंडलम। अब ऐसे ही अपने पास अरब सागर की तरफ है। अगर हम यहां से बात करते, पहले ऊपर से देखते हैं। अगर ये तट, शुरुआत कहां से होती है इसकी? शुरुआत होती है गुजरात से। अगर गुजरात वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलेंगे इसको? काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। आगे देखो, यहाँ पे एक क्षेत्र आता है दमन। दमन से लेके कहां तक है? तेरा दमन। दमन से लेके अगर हम आगे तक चलते हैं ना, कहां तक चलते हैं? हम चलते हैं गोवा तक। ये आ गया गोवा। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं कोंकण। क्या बोला इसको? कोंकण। कोंकण बोला। अब अगर हम गोवा से शुरू करके, यहां से ये हमने शुरू कर दिया यहाँ पे गोवा से, अगर हम चलते हैं न्यू मंगलोर तक, ये आ गया अपने पास से न्यू मंगलोर। इसको बोलते हैं कन्नड़। क्या बोलेंगे इसको? कन्नड़ तट बोलेंगे। तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, कन्नड़ तट। अगर हम न्यू मंगलोर से लेके आगे कहां तक चलते हैं? ये आ गया आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक चलते हैं। कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं हमें मलाबार तट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नर्दन सरकार और अपने पास कोरोमंडलम तट। कोरोमंडलम तट पे क्या आपने? मरीना बीच भी यहीं पे। कोरोमंडलम तट और नर्दन सरकार अपने पास बे ऑफ बंगाल के अंदर है। काठियावाड़, कोंकण
कन्नड़ और मालाबार तट, ये सारे के सारे अरब सागर के अंदर हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। अब बे ऑफ बंगाल में पूछा गया, अपने पास कोरोमंडलम है और नर्दन सरकार है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? कोरोमंडलम और नर्दन सरकार मतलब उत्तरी सरकार इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित है? महाभियोग का मतलब क्या होता है? उसको हटाने की प्रक्रिया होती है। कैसे, किस आर्टिकल के तहत आ सकते हैं? 58 आर्टिकल, 59 आर्टिकल, 60 आर्टिकल या फिर 61 आर्टिकल। जो अगर मान लेते हैं हमारे को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, दो तरीके हैं, किस कब हटा सकते हैं? या तो ये संविधान का वायलेशन कर दे, संविधान का क्या कर दे, उल्लंघन कर दे, या तो पहले इस तरीके से हटा सकते हैं, या कोई मिसबिहेव कर दे। क्या बोलेंगे? मिसबिहेव, मिसबिहेव। दो ग्राउंड पे हम इसको किसको, अपने राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव भी तो आएगा ना, जो प्रस्ताव आएगा ना, जो प्रक्रिया शुरू होगी ना, वो कहां शुरू होगी? वो आपके शुरू हो सकती है या तो लोकसभा में हो सकती है या राज्यसभा में हो सकती है। किसी में हो सकती है, लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में। प्रक्रिया किसी में भी चालू हो सकती है। ऐसे नहीं कि पहले लोकसभा में होगी या फिर राज्यसभा में होगी, ऐसे उत्तर नहीं आएगा। इसका आपने जवाब देना है, दोनों में किसी में भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और जो ये महाभियोग वर्ड है ना, जिसको हम इंग्लिश में इंपीचमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल कौन सा इसका? 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। देखो, अगर मान लेते हैं हमारे को सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों को हटाना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके खिलाफ भी महाभियोग ला सकते हैं, लेकिन महाभियोग का तरीका ला सकते हैं, न कि महाभियोग। महाभियोग केवल और केवल इंपीचमेंट वर्ड हमारा केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। अगर हमें तरीके की बात करें तो ये हमारा जज के लिए भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता का मतलब क्या होता है? दुर्बल का मतलब कमजोर, मंडल का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं मंडल। मेंटल का निचला भाग हो सकता है, मेंटल का ऊपरी भाग हो सकता है, भूपटल का निचला भाग हो सकता है, भूपटल का ऊपरी भाग हो सकता है। देखो, अगर हम भूपरपट्टी की, देखो जब हम अर्थ को देखते हैं ना, अर्थ को इस तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं अर्थ है ये ऊपर से हमने कोई हिस्सा लिया है, ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? हम भूपरपट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भूपरपट्टी। अगर मध्य भाग को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हमें मेंटल। और जो नीचे वाला भाग बच गया ना अपने पास, ये कोर है। क्या बोलेंगे? इसको हम कोर बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, और ये अपने बात भूपरपट्टी है। बड़े ध्यान सुनना, अगर हम ऊपर चलते ना, मेंटल के क्या बोलेंगे? मेंटल। ये रहा अपने पास मेंटल। मेंटल के ठीक निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों कहा गया इसको? दुर्बलता मंडल इसलिए कहा गया, कहां से कहां तक? ये ऊपर से लेके, देखो ध्यान से देना, यहां से ऊपर चलेगी, ये होता लगभग 100 किलोमीटर की बात करते हैं। क्या बोलेंगे? स्थल से लेके 100 किलोमीटर से लेके लगभग 410 किलोमीटर तक होता है दुर्बलता मंडल। क्या कारण होता है दुर्बलता मंडल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, क्या बोला मैंने? टेम्परेचर और प्लस में प्रेशर, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहाँ की चट्टाने हैं ना, क्या बोलेंगे? जो यहाँ की प्लेटें हैं वो क्या करेंगी? वो कमजोर हो जाएंगी। कमजोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? वो कमजोर होने से टूटने लग जाती है वो। इसलिए क्या बोला गया इसको? दुर्बलता मंडल बोला गया। अब सही आंसर क्या बोलेंगे इसको? मेंटल के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते हैं। इसका ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान के उद्देशिका का मतलब होता है प्रियम्बल। अब ये देखो, प्रियम्बल जैसे हमारे पास कोई किताब है ना, उसका जैसे हमने इंडेक्स होता ना, इसी तरीके से क्या होता है? ये हमारे संविधान का इंडेक्स है। क्या बोलेंगे? उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। अंत स्थापित किए गए थे, कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंदर? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, गणराज्य पहले से ही है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक पहले से ही है, संप्रभुत्व पहले से ही है। पहले का मतलब जब हम आजाद हुए थे, संप्रभुत्व पहले से ही भी नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमने बाद में जोड़ा था। कब? 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 में। उम्मीद करता हूं समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं?
ध्वनि तरंगों के समान कौन सी होती है अपने पास? एल वेव, एस वेव, पी वेव या टी वेव? बड़े ध्यान से देखना, एल वेव ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं अपने पास, देखो एल वेव की क्यों बोलते हैं इसको एल वेव, क्योंकि जो एक लव साइंटिस्ट था ना, लव साइंटिस्ट ने इसी क्या की थी, खोज की थी, इसलिए उसके नाम पे ही रख दिया गया। अब दो तीन चीजें बता देता हूं मैं इसके बारे में। इसको हम सरफेस वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सरफेस वेव, सरफेस वेव भी बोलते हैं इसको। अब ये कहां तक होती हैं? जो इनका इफेक्ट होता है ना, ये कहां से 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक होती है। क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर। और किसकी तरह बिहेव करती हैं? प्रकाश वेव की तरह, यानी लाइट की तरह बिहेव करती हैं ये। मतलब ये तो नहीं है आंसर इसका। और कहां से पास होती हैं? केवल और केवल करस्ट में से, करस्ट में से पास हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे हो, जिसको हम सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। ये कितने तक होती हैं? 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक चलती हैं ये। और ये केवल और केवल कहां पे पास होती हैं? ओनली सॉलिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओनली सॉलिड, सॉलिड में से पास होती है ये। और ये किसकी तरह बिहेव करती हैं? ये भी आपकी किसकी तरह? लाइट वेव की तरह ही बिहेव करती है। किसकी तरह? लाइट वेव की तरह ही बिहेव करती हैं। अब अपने पास क्या बचता? टी, टी तो होती नहीं है, टी नहीं होती अपने पास। ये होती है एल वेव, एस वेव और अपने पास है प्राइमरी वेव। इनको बोलते हैं प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव। अपने पास आता है ये पी वेव। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव। ये होते हैं आपकी 8 किलोमीटर से लेकर लगभग 11 किलोमीटर तक होती है। और ये कहां कहां पे क्रॉस करती हैं? ये आपका क्रस्ट में भी, उसके बाद मेंटल में भी और उसके बाद कोर में भी, सभी में जाती है। ये ही किसकी तरह बिहेव करती है? साउंड वेव की तरह बिहेव करते हैं। सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था अपने पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? सही आंसर क्या रहेगा? बहुत पेपर के अंदर आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के अंदर कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा मान लेते हैं अपने पास ये क्या हो गया? अपने पास से अर्थ हो गया। और ये हमने क्या खींच बीच से? भूमध्य रेखा। 2 भागों में बांटती है। इसके समानांतर का मतलब ये खींच दिया हमने भूमध्य रेखा, ये खींच दी हमने भूमध्य रेखा समानांतर ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं नॉर्थ साइड, इसको बोलते हैं साउथ साइड। ये कौन सी होती है अपने पास? कौन सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं? कौन सी बोलेंगे? इनको बोलते हैं हम अक्षांश। क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश। मतलब अगर ये लेटी हुई है ना पृथ्वी पे, लेटी हुई है, ये मानिए हम लेटी हुई, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये जो खड़ी होती है ना, ये होती है, इनको बोलते हैं देशांतर, देशांश या देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। लंबी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और जो छोटी होती हैं ऐसे होती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। यानी क्या बोलेंगे इसको? अक्षांश रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है यूएनओ का? यूएनओ कौन कौन से भाग होते हैं? देखो पहले पढ़ते हैं महासभा। क्या पढ़ते हैं? महासभा पढ़ते हैं। एक होता अपने पास सुरक्षा परिषद, ये रहा जी सुरक्षा परिषद। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है ये किसका? यूएन का। क्योंकि इसमें है ना, हमने P5 के नाम से सुना होगा। P5 का मतलब होता है परमानेंट 5, परमानेंट मेंबर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? परमानेंट मेंबर। इनको क्या मिली हुई है? विटो पावर मिली हुई है। वैसे तो कितने होते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर? होते हैं मेंबर 15 सदस्य होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 P5 का मतलब होता है परमानेंट होते हैं, 5 तो होते ही हैं। लेकिन जो 10 बचे ना, कितने बचे अपने पास है? 10, वो बदलते रहते हैं आपके। अब बड़े ध्यान सुनना, इसमें कौन कौन से आते हैं? यूएसए आता है, फ्रांस आता है, उसके बाद अपने पास यूके आता है, उसके बाद रसिया आता है, रूस जिसको हम बोलते हैं, और चाइना आता है। ये 5 परमानेंट मेंबर याद रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद होता है, क्योंकि विटो पावर इनके पास होती है। इसको विटो पावर बोलते हैं, 5 के पास। यूनेस्को इसका भाग नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। IMF ये तो अपने पास इसका भाग नहीं है। पहला अपने पास महासभा, दूसरा अपने पास सुरक्षा परिषद, एक है अपने पास आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, एक है अपने पास ट्रस्टीशिप और एक है अपने पास इंटरनेशनल कोर्ट। ये इसके भाग हैं। फिक्स वाले भी इसका। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, सही आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट अपने पास, भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी, कब चली थी रेल? यानी पहली रेल यात्रा कब चली थी? 1827 में
1853 में, 1837 में, 1903 के अंदर सबसे पहले चली थी जो ट्रेन चली थी ना, रेल, 1853 में चली थी। कहां चली थी ये बम्बई से थाने। किसमें बोले? बम्बई से थाना, थाने चली थी। कितना किलोमीटर चली थी ये चली थी 35 किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 35 किलोमीटर चली थी। और लगभग कितने? 400 बंदों को लेकर चली थी, 400 बंदों को। अगर नेट पे सर्च करते हैं, 400 बंदों को लेकर चली थी। ये डिब्बे कितने थे? 14 सवारी डिब्बे थे इसके अंदर, 14 सवारी डिब्बे थे इसके अंदर। सही आंसर बी। नेक्स्ट अपने पास, सरकार द्वारा किसी विषय पर जनगण का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज क्या होता है? सरकार जो अपना पत्र जारी करती है ना, वो कैसा, क्या बोलते हैं उसको? ब्लू पेपर बोलते हैं, ब्राउन पेपर बोलते हैं, येलो पेपर बोलते हैं, व्हाइट पेपर बोलते हैं। सही आंसर क्या रहेगा? इसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। मतलब क्या होता है, अगर सरकार ने कोई प्रस्ताव लेकर, कोई बिल लेकर, कोई कानून बनाना ना, तो वो उस कानून को पहले क्या करती है? जनता के साथ डिस्कस करती है। जी, डिस्कस का मतलब होता है जनता की राय लेना चाहती है। अगर जनता के बीच में चीज आ गई तो किसके रूप में आ गई? उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट पेपर कहा जाता है। ये सही आंसर इसका क्या है? डी है। नेक्स्ट अपने पास, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री करता? बिल्कुल नहीं करता। राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल करता है। वित्त आयोग, आर्टिकल है 280, याद रखना, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है इसका? 280 आर्टिकल के तहत इसको राष्ट्रपति 5 साल के बाद चुनता है, या 5 साल से पहले अगर उसको लगे पहले चुन देता है इसको। सेंस क्या रहेगा इसका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट अपने पास, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? स्वामीनाथन रहेगा। डॉक्टर बी एस सिंह नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है ना, स्वामीनाथन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के वित्त मंत्री का, रिजर्व बैंक के गवर्नर का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई लेना देना नहीं सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास 1 रुपया होता है ना, 1 रुपया नोट होता है, उसके ऊपर अगर बात करते हैं ना, वित्त मंत्री का होता है 1 रुपए के, 1 रुपए पर। अगर हम बात करते आगे उसके होते हैं, उसके बाद जितने पैसे निकलते हैं ना, जैसे नोट होते हैं, उनके सभी के ऊपर कितने होते हैं? सभी किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है प्रेजेंट में, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है। नेक्स्ट अपने पास, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस कर, खिलाफत कमेटी बनाकर, या फिर सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। खिलाफत आंदोलन मैंने बताया था, पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। खिलाफत का मतलब होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1914 से लेके 18 तक चला था ये। जब तुर्की पे, क्या बोलेंगे, तुर्की पे किसने शासन कर लिया था? शासन कर लिया था आपका यूके ने। और ब्रिटिश ने जब शासन किया था, उन्होंने क्या किया था? खलीफा का पद था ना, वो जो अपने सबसे बड़े धार्मिक गुरु मानते थे उनको, उसी पद को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद क्या हुआ था? इनमें रोष पैदा हो गया था कि हमारे धार्मिक गुरु खत्म कर दिया गया है, पद को खत्म कर दिया गया, तो इसलिए क्या किया? उन्होंने इसको विरोध किया। ऐसे इन्होंने विरोध किया, खिलाफत कमेटी बनाई, सरकारी पदों को वापस कर दिया, स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया गया। सभी आंसर के सही रहेंगे। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का प्राथमिक इकाई क्षेत्र? प्राथमिक प्रशासन की इकाई क्षेत्र कौन सी होती है? ग्राम होती है, तहसील होती है, राजस्व डिवीजन, सब डिवीजन, या फिर जिला? अगर हम बात करते हैं ना, सबसे ऊपर की बात करते हैं, ये होता है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, मंडल। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सब डिवीजन, क्या बोलेंगे? सब डिवीजन। उसके बाद आता फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला जिसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे? जिला। जिले के बाद आता है तहसील, तहसील के बाद आता है आपका ग्राम। छोटी इकाई कौन सी हो गई? ग्राम। सही आंसर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन आज का, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ी गई? तीसरी लड़ाई, पानीपत की 3 लड़ाइयां प्रसिद्ध हैं हरियाणा के अंदर। पहली है 1526 में, किसके बीच में? याद रखना, पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें तोप खाने का यूज किया था बाबर ने पहली लड़ाई के अंदर। बाबर जीता था। जब उसी से लेके किस काल का स्थापना हो गई थी? आपके बाबर वंश की स्थापना, सॉरी बाबर नहीं, उसी समय से कौन से शासन की शुरुआत हो गई थी? मुगल काल की। 1526 में कौन थे? बाबर और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी ने स्थापना किसकी थी? लोदी वंश की, इसको समाप्त कर दिया था।
उसके बाद हुआ था 1556 में। इसमें 1556 में, 1556 में क्या हुआ, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसमें हुआ था, अकबर और हेमू। इसमें कौन जीत गया था, उसके बाद अकबर जीत गया था। तीसरा युद्ध हुआ था अपने पास मराठा और अब्दाली के बीच, ये हुआ था 1761 में। इसमें कौन जीता था, इसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इसके अंदर सही आंसर क्या रहेगा इसका, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस आंसर से क्या रहेगा, बी आंसर का सही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।